हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों 69 बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेली का न्यूज़पेपर में जो करंट टॉपिक आते हैं, जो करंट अफेयर्स आते हैं, उसको जो है मेंस के आंसर राइटिंग के साथ जो है इंटरलिंक करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है आपका जो आंसर राइटिंग है वो इम्प्रूव हो और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम में मिल सके। तो इसी प्रयास के तहत जो है हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी जो है यहाँ पे इंटरलिंक करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही जो है कुछ जो टॉपिक होते हैं, जो एडिटोरियल होते हैं, उस संपादकीय के ऊपर जो है प्रश्नों को देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो हमें जो संपादकीय में कंटेंट दिया हुआ है उससे जो है कितना मिल पा रहा है। तो एक तरीके से जो है न्यूज़पेपर का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कितना आखिरकार जो न्यूज़पेपर है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। और देखो, अगर आप डेली के न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको जो है वो कोचिंग के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो आपका कम जाएगा और आप काफ़ी सारे कंटेंट जो है वो न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर पाओगे। तो न्यूज़पेपर जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप बीपीएससी मेंस का जो है आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो। और आप अगर चाहते हैं आंसर राइटिंग ये इस बार जो है आप सफल होना चाहते हैं तो आप जो है डेली जो है न्यूज़पेपर को फॉलो करें। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ जो प्रश्न दिए हुए हैं उसे देख लेते हैं। पूछा क्या जा रहा है? पूछा ये जा रहा है कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, फिर भी इसे आशातीत सफलता नहीं मिली है। इसके कारणों की जांच करें तथा बिहार में स्टार्टअप को बढ़ाने हेतु अपने सुझाव दें। देखिए, ये प्रश्न इसलिए लिया गया है क्योंकि आज के एक आर्टिकल में जो है स्टार्टअप के ऊपर दिया हुआ है कि बिहार में स्टार्टअप की संख्या कितनी है, बिहारी लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं, बाहर मतलब बिहार के बाहर के क्षेत्रों में जो है वो किस तरीके से स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहा है और बिहार में स्टार्टअप की क्या स्थिति है, ये सारा जो है डिटेल दिया हुआ आर्टिकल में। तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे और इस प्रश्न को भी जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको जो है हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो है आपके लिए एक प्रश्न है। यह प्रश्न जो है वो आपका ऑडिटर एग्जाम में आया हुआ है। ऑडिटर के एग्जाम में 2022 में आया हुआ था पेपर 2 में। ठीक है, अब जीएस के पेपर 2 में आप इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पूछा ये जा रहा है कि बिहार मस्तिष्क का विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में देश और विदेश स्तर पर क्या योगदान रहा है। प्रमुख उदाहरणों सहित पिछली शताब्दी से वर्तमान समय तक अपना पूर्ण ज्ञातव्य निविष्ट कीजिए। मतलब सिंपल ये पूछ रहा है कि बिहारी जो ब्रेन है, बिहारी ब्रेन का यूज जो है आप बताइए कि साइंस एंड टेक में के फील्ड में जो है ये लोग कंट्री लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे क्या योगदान रहा है। ठीक है, और ये सारा जो फैक्ट है, जो उदाहरण बोल रहा है देने के लिए, तो ये सारा फैक्ट जो है आपको ये न्यूज़पेपर के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर में जो है अक्सर ये चीज़ आते रहता है। जैसे अभी अगर आप चंद्रयान देखोगे तो चंद्रयान की सफलता के बाद जो है पेपर में एक लिस्ट आया हुआ था कि कौन कौन से वैज्ञानिक जो हैं वो बिहार के हैं, जो कि आपका जो है चंद्रयान से जुड़े हुए थे। तो इस टाइप का जो आपका कंटेंट है वो जो है यहाँ इस प्रश्न में आपका डायरेक्ट इंटरलिंक करेगा। तो आपको जो है उन सारी चीज़ों को जो है ध्यान देना है जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, और उसे जो है मतलब बिहार से रिलेटेड कोई भी अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव चीज़ों को जो है आप नोट डाउन करते जाइए और साथ ही निगेटिव चीज़ को भी ध्यान में रखिए, ताकि अगर आपको सुझाव देना हो तो आप निगेटिव चीज़ को जो है वो एक सजेशन के रूप में आप बता सकते हैं कि इसमें सुधार करके जो है बिहार इस एरिया में इम्प्रूव कर सकता है। तो इस प्रश्न को दिखाने का मेन मकसद यही था कि आप जो है चूँकि ये आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, तो आप इसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कीजिए ताकि आप जो मतलब हर एक पहलू से रूबरू हो और कोई भी आपका पॉइंट जो है वो छूट ना पाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। अब देखते हैं अगले आर्टिकल को। जो आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है ये भी आपका बिहारी से रिलेटेड है। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो बिहारी ब्रेन का ही बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, बिहारी ब्रेन का, और यहाँ पे जो बिहारी ब्रेन है वो आपको देश के अंदर ही बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत के स्टार्टअप में जो है 25% से अधिक जो भागीदारी है वो आपका बिहारी लोगों का ही है। फिर यहाँ पे जो है नीचे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कितना जो है अभी स्टार्टअप बिहार में है और कितना जो है उसमें महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है और किस सेक्टर में जो है वो ज़्यादातर स्टार्टअप बिहार में खोले गए हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आखिर ये आर्टिकल छपा क्यों है। तो हुआ ये है कि बिहार में जो है एक आपका जो है
एक सम्मेलन का आयोजन आपका हुआ था पटना में ऑल इंडिया स्टार्टअप चैलेंज एक्सपर्ट का जो है एक सम्मेलन हुआ, और यहाँ पे जो है जो बिहारी स्टार्टअप कि मतलब एक तरीके से बिजनेसमैन है, वो यहाँ पे जो अपना वक्तव्य दे रहे थे। उसी में से एक अगर आप देखोगे तो देश का सबसे बड़ा जो इंक्यूबेशन सेंटर है टी हब स्टार्टअप, उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसमें स्टार्टिंग के 10 जो लोग थे उसमें से 5 बिहारी थे। तो ये एक यहाँ पे दिया गया, तो आप इसे जो है एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक स्टार्टअप जो है सबसे बड़ा जो इंक्यूबेशन सेंटर है टी हब स्टार्टअप, उसकी शुरुआत में भी जो है बिहारी लोगों का एक बड़ा योगदान था। उसके बाद फिर नीचे में ये सारा जो एक डेटा, ये सारी बातें मतलब सिर्फ बताई गई है कि हाँ बिहार में ये होना चाहिए, निवेश वगैरह किया जा सकता है, और इस टाइप की बातें की है कि अगर हमें ये सुविधा मिलेगा तो हम लोग जो है अपना कंपनी वगैरह खोलेंगे। लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि बिहार के स्टार्टअप पॉलिसी आने के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में एक स्टार्टअप पॉलिसी जो है आपका 2022 में आया था। फिर बोला जा रहा है स्टार्टअप पॉलिसी आने के बाद बिहार में अभी तक 502 स्टार्टअप्स आ चुके हैं, और इन सबको जो है 25 करोड़ की सीड फंडिंग हो चुकी है, ठीक है। और इनमें से 79 स्टार्टअप के बारे में बोल रहा है कि महिलाएं लीड कर रही है। अब देखो, अगर आप महिलाओं की बात करोगे, कहीं भी अगर महिलाओं का प्रश्न है तो वहाँ पे भी आप दे सकते हो कि बिहार में जो स्टार्टअप हो रहे हैं उसमें जो है 79 स्टार्टअप में महिलाओं का योगदान है। तो मतलब स्टार्टअप के क्षेत्र में भी महिलाएँ जो है योगदान कर रही हैं। फिर आगे है कि इन सभी स्टार्टअप में दिख रही संभावनाओं की मतलब 37 जिलों में जो स्टार्टअप सेल स्थापित किए जा चुके हैं। अब ये बिहार सरकार के प्रयास के अंतर्गत आ जाएगा कि बिहार सरकार ने तो स्टार्टअप के बढ़ावा देने के लिए एक तरफ आपका स्टार्टअप पॉलिसी लाया, दूसरा जो सीडिंग का काम है मतलब स्टार्टअप को जो है फंडिंग प्रोवाइड करवाना वो भी जो है गवर्नमेंट कर रही है। साथ ही जो है बिहार के 38 में से 37 जिलों में जो है स्टार्टअप सेल की स्थापना की है, ताकि जो युवाएँ हैं उन्हें जो है स्टार्टअप खोलने में जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो। फिर आगे बोला जा रहा है कि बिहार में विभिन्न 14 सेक्टर में स्टार्टअप दर्ज किए गए हैं। फिर यहाँ पे बताया गया है कि 14 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ की स्टार्टअप जो है बिहार में देखा जा रहा है, जैसे में आपका आईटी हो गया, टीईएस हो गया, एग्रीटेक हो गया एंड एलाइड और कॉमर्स सेक्टर जो है इसमें सबसे अधिक आपका स्टार्टअप कर रही है। तो ये सारा फैक्ट जो है आपका यहाँ से निकल के आ रहा है। लेकिन ये जो आप डेटा है ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस डेटा में देखोगे कि कौन कौन सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा आपका स्टार्टअप हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हो एग्रीटेक एंड एलाइड सेक्टर, ठीक है, एग्रीटेक एंड एलाइड सेक्टर। फिर है ई कॉमर्स सेक्टर, यहाँ भी ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आईटी और टीईएस में जो है आपको 12% जो है स्टार्टअप का यहाँ पे पंजीयन किया गया है। और उसी टाइप से एजुटेक में हो गया है। उसके बाद फिर आपका फैशन और हैंडीक्राफ्ट ये सब में है। तो आप देखो जिसमें ज़्यादा है वो आपका हो जाएगा कि हाँ इन सब में जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट को और प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन जिन सेक्टर में आपका जो स्टार्टअप कम है उन सेक्टर में जो है आप क्या करोगे वो आपके सुझाव के तहत हो जाएगा। आप बोल सकते हो जैसे आपका हो गया कि बिहार में जो है ट्रैवल और टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बिहार में इनकी जो स्टार्टअप की संख्या है मात्र 3% स्टार्टअप जो है वो आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म में ही हुआ है। तो गवर्नमेंट को जो है पर्यटन नीति के साथ साथ ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इस टाइप का आप लाइन यहाँ से बना सकते हो स्टार्टअप वाले में। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिटनेस हो गया, फिर आपका एआई जो है एआई हो गया, डीप टेक हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। तो ये सारे जो मतलब आपका टेक्निकल जो स्टार्टअप है उनकी संख्या भी जो है बिहार में कम देखी जा रही है। तो इसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट काम कर सकती है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी और इन्वायरमेंट के सेक्टर में भी जो है 6% स्टार्टअप है। तो देखो ये चूँकि एक न्यूज़ को आप कई जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमें कहीं भी अगर ग्रीन एनर्जी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न है कि हाँ क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या प्रयास होना चाहिए ग्रीन एनर्जी के लिए, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ ग्रीन एनर्जी में जो है गवर्नमेंट को स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए। और अभी एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन एनर्जी में बिहार में स्टार्टअप की जो संख्या है वो कुल पंजीयन का मात्र 6% है। तो इसे जो है बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप एक फैक्ट को जो है उससे 1 से 2 लाइन आराम से बना सकते हो, और यहीं आपका 2 लाइन जो है ना आपको 2 नंबर बाकी की तुलना में ज़्यादा देकर जाएगा।
तो आपको इस चीज़ को सीखना है कि कैसे जो है हम अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग डेटा का यूज कर सकते हैं। एक ही डेटा आपका कई जगह यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को सीखने का प्रयास कीजिए कि कैसे जो है आप डेटा के साथ खेलते हैं और कैसे जो आप डेटा को जो है अपने काम के लायक बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इन चीज़ों को देखिएगा और फिर से जो है आप कोशिश कीजिएगा इसमें देखने का। देखो एक चीज़ आपको और यहाँ पे मिलेगा, हेल्थ केयर और फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है हेल्थ केयर में शायद 10% बोला जा रहा है, या फिर बोल सकते हो यहाँ भी कि हाँ फूड प्रोसेसिंग में जो है मात्र 5% आपका जो है पंजीयन हुआ है स्टार्टअप का। तो यहाँ भी जो है संभावना है कि किया जाए। इसके बाद ड्रोन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इन सारे फील्ड में जो है आपका किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है ना कि आप स्टार्टअप को अलग अलग पैमाने पे भी इसे कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे इनमें इतने सारे हैं, अब इनमें आप क्या करो कि कुछ टेक्निकल स्टार्टअप की बात कर दो, ठीक है। टेक्निकल स्टार्टअप में आपका जैसे आ जाएगा रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग एआई हो गया, फिर उसके बाद जो है और भी है जैसे आईटी वाला आईटी और टीएस हो गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आईटी और टीएस में तो आपका जो है स्टार्टअप की संख्या ज़्यादा है, लेकिन जो आपका कोर सेक्टर है टेक्निकल का, जैसे कि आपका आईओटी हो गया, ड्रोन्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ड्रोन्स रोबोटिक्स, इन सब में आपका जो है कम देखा जा रहा है स्टार्टअप। इसके अलावा फिर एआई और मशीन लर्निंग डीप टेक में भी जो है स्टार्टअप की संख्या कम है। तो एक आपका ये हो गया। दूसरा आप अगर इसमें कैटेगराइज करोगे तो हेल्थ आ जाएगा, फिर आपका एजुकेशन आ जाएगा। एजुकेशन में आप देख सकते हो आपका जो एडटेक एजुटेक है ये 9% के आसपास है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इसका जो है एक रोल रहा है स्टार्टअप में। तो इस तरीके से आप चीज़ों को, डेटा को जो है वो कैटेगराइज करने का प्रयास कीजिएगा तो आपका आंसर और भी अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। आगे जो आपको जो प्रश्न पूछा गया था उसी के बारे में बोला गया कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, फिर भी इसे आशातीत सफलता नहीं मिली है। इसके कारणों की जांच करें तथा बिहार में स्टार्टअप को बढ़ाने हेतु अपना सुझाव दे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। अब इस प्रयास में ही जो है अभी हम लोगों ने जो देखा कि स्टार्टअप नीति को आप लिखे कि स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें जो जो मेन फैक्ट है उन सारे फैक्ट को आप देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है जो सीडिंग की बात की गई थी, सीडिंग किया जा रहा है, मतलब इन्हें जो है पूंजी मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा जो है 38 में से 37 जिलों में जो है स्टार्टअप सेल की स्थापना की गई है, वो आप गवर्नमेंट के प्रयास में दे सकते हैं। इसके अलावा कई सारे जो है योजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है, जिसमें युवाओं को जो है वो लोन दिया जा रहा है, 10 लाख का लोन दिया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को जो है आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि लोग जो है स्टार्टअप की ओर ध्यान दें, ठीक। अगर आपको रोज़गार वाले में आता है तो रोज़गार वाले में भी बता सकते हो ये सारे फैक्ट को। फिर भी इसे आशातीत सफलता नहीं मिली है, तो इसमें क्या है कि आपका कारण आ जाएगा कि कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण जो है आपका ये स्टार्टअप जो है वो ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है, ठीक है। तो एक आपका जो पारंपरिक जो शिक्षा है उसका यहाँ पे योगदान हो जाएगा, जिसके कारण लोगों में टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनमें वो क्षमता की कमी है, जिसके कारण वो खुद का अपना बिजनेस कर सके। लोग जो है वो सरकारी नौकरी के ऊपर जो ज़्यादा, मतलब एक समाज की जो अवधारणा बन गई है गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके कारण भी जो है लोग स्टार्टअप की ओर कम ध्यान देते हैं। तो हमें एक स्टार्टअप का जो माहौल है, इकोसिस्टम है, वो बढ़ावा देना चाहिए, उस चीज़ को जो है बढ़ावा देना चाहिए। फिर बिहार में स्टार्टअप को बढ़ाने हेतु अपना सुझाव दें। तो यहाँ भी जो है एक ये सारे जो फैक्ट थे, ठीक है, कि हाँ इन सारे सेक्टर में आपका जो है बढ़ोतरी हुआ है और इन सारे में जो है नहीं हुआ है। तो जिनमें नहीं हुआ है और जिनमें मतलब संभावनाएं ज़्यादा है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि बस गवर्नमेंट को जो इसके लिए जो है प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसे जो है शुरू करना चाहिए, और अगर पहले से प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो उसे लोगों तक प्रसारित करके जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। जो जिलों में आपका खोला गया है स्टार्टअप सेल, इसे जो है नियमित तौर पे एक जागरूकता मेला टाइप का होना चाहिए, और उस टाइप से लोगों को बढ़ावा देके जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का वो बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है आप इस आंसर को फॉर्मेट कर सकते हो, आप इस आंसर को जो है लिख सकते हो।
उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसे लिखने का प्रयास ज़रूर करें। अब जितना ज़्यादा जो है राइटिंग कीजिएगा आपका जो है संभावना एग्ज़ाम में मतलब सिलेक्शन का उतना बढ़ जाएगा, इसलिए आप जो है राइटिंग ज़रूर कीजिए। कि बिहार को जो है वो आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी के रूप में हमें विकसित करना है। ठीक है, आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी के रूप में विकसित करना है। देखो हमें जो है अपनी जो क्षमताएं हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। अब पर्यटन में अगर आप देखोगे तो बिहार में पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। अब एक यहाँ पे देखोगे आध्यात्मिक पर्यटन की बोल रहा है कि राजधानी बनेगा बिहार, तो आध्यात्मिक में क्या है आपका जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएगा। और जैसे कि आपका विष्णु मंदिर हो गया, ठीक है, विष्णुपद मंदिर हो गया। इसके अलावा आप राम जो सर्किट है उससे इसे जोड़ा जा रहा है, राम सर्किट और सीता का चूँकि यहाँ पे सीतामढ़ी से संबंध है तो उसे भी जोड़ा जा रहा है। तो एक तो आपका हिंदू धर्म से हो गया। बौद्ध धर्म के बारे में तो कहना ही नहीं है कि कई सारी चीज़ें जो आपका बौद्ध धर्म का बिहार से ही उसकी जड़ी जुड़ी हुई है, जैसे बोध गया हो गया, वैशाली हो गया, तो ये सारी जो जगह है, नालंदा हो गया, तो ये सारा जो जगह है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो गया। फिर जैन धर्म में भी अगर आप देखोगे तो जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनका भी जो अंतिम काल था वो आपका पावापुरी में हुआ था, तो जैन धर्म से भी रिलेटेड है। फिर सिख धर्म से भी जो है जो सिख के 10वें गुरु थे उनका जन्म जो है पटना साहिब में ही हुआ। ठीक है, तो एक अगर आप देखोगे तो हर चीज़ से ये जुड़ रहा है। फिर इसके अलावा अगर आप मुस्लिम धर्म से देखोगे तो बिहार शरीफ में जो है एक आपका जो है फेमस वहाँ पे मज़ार है। उसके बाद फिर मनीर शरीफ में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जो है लगभग सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है बिहार में। तो आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी के रूप में बिहार बनेगा और ये संभावना मतलब गवर्नमेंट का प्रयास रहेगा, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि बिहार को आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा। तो कभी कभी क्या है कि आपको जो है वो टर्म को यूज करना होगा। आप बिहार को जो है पर्यटन का मुख्य केंद्र बनाने से अच्छा है आप ये लिख सकते हैं कि बिहार को आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी बनाने का गवर्नमेंट का प्रयास किया, गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है। फिर आगे यहाँ पे बताया हुआ है कि बिहार देश में सबसे बेहतर पर्यटन स्थल है जहाँ सभी धर्मावलंबियों की आस्था जुड़ी हुई है और देश विदेश से पर्यटक जो है हर साल आते हैं। फिर यहाँ पे एक डेटा भी दिया हुआ है कि इस वर्ष अभी तक 6.25 करोड़ लोग जो है बिहार भ्रमण कर चुके हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हो गया आपका। फिर अध्यात्म से रिलेटेड ही बोला जा रहा है कि मेडिटेशन वगैरह को भी जो है पर्यटन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, बोध गया में जो है एक मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है और बिहार तो वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है। तो इसे भी जो है आप लिख सकते हो, जब जहाँ भी आपका पर्यटन का बात आएगा तो पर्यटन वाले टॉपिक में इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है काफ़ी अच्छा आर्टिकल था और जो कि पर्यटन से रिलेटेड है और कुछ फैक्ट भी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है कि 6 करोड़ लोग जो है इस वर्ष अभी तक बिहार में आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। ऐसे ये सारा जो डेटा है आपको जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वहाँ से लेना चाहिए, वो आपका ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। देखते हैं अगले आर्टिकल को। अगला जो आर्टिकल है वो आपका जीएम फसल से रिलेटेड है और यहाँ पे बोला जा रहा है जीएम फसल क्या है और इसके अनेक लाभ होने के बावजूद इसके विरोध क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को देखिए और इसी के जो है थीम में हम लोग जो है आगे का जो आर्टिकल है उसे देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया आर्टिकल में कि जो आपके जीएम फसल है वो फिर से जो है आपके विवाद में आ गया है। तो देखते हैं आखिर क्या कारण है कि ये वापस जो है विवाद में है और जीएम फसल का क्या जो है हमें नुकसान हो सकता है। देखो जीएम फसल होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों को जो है जीएम फसल बोला जाता है, जिसमें उनकी जो जेनेटिक है उनमें जो है चेंजेस करके वो बनाया जाता है। ठीक, और इसमें जनरली होता ही है कि जो बीज होते हैं उनमें कुछ इस तरीके के चेंजेस कर देता है कि मान लो वो जो है रोगाणुओं का जो है वो ज़्यादा सामना कर सकेंगे, उनमें खाद की जो है वो आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है उनमें जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है और इसके जो है परिणाम ये होते हैं कि कुछ तो इसके लाभ हो गए कि उत्पादन जो है वो आपका ज़्यादा हो गया। जो कीटनाशक कीटाणु है तो कीटाणुओं का जो है इस पर असर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो उसका लाभ हो जाता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी जो है वो समय समय पे देखने को मिलता है। जैसे जो है एक आपका बीटी वैगन था, बीटी वैगन
तो उसमें क्या है कि उसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो है कुछ इसका नुकसान देखने की उम्मीद जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई थी। तो उसी तरीके से जो है पहले क्या था कि आपका जो है एक जीएम कपास है उसका यूज किया जाता था, लेकिन और भी जो है उसके कुछ परिणाम देखने को मिले। और अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल में क्या है कि केंद्र ने जो है जीएम बीजों की 13 किस्मों के परीक्षण की जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हाँ आप जो नए जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं आप उनका जो है यूज कीजिए, और ऐसे जो है 13 किस्मों की जो है मंजूरी दी गई थी। लेकिन जो आपका जेनेटिकली इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है उसने बताया कि जो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की जो समितियां हैं उन्होंने जो है इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो है सीधा बोला कि इसका जो है यूज हम लोग नहीं करेंगे, जबकि सिर्फ जो आपका हरियाणा है, हरियाणा में इसे लागू किया गया, परीक्षण जो है वो सहमत हुए हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि आखिर क्या क्या जो है इसके नुकसान हो सकते हैं। जैसे एक आपका बताया जा रहा है कि जो जीएम मस्टर्ड फसलें हैं उन्हें जो है केमिकल के प्रयोग से तैयार किया जाता है, और वैसे में उन अगर मस्टर्ड ऑयल का यूज जो है, सरसों तेल का यूज जो है, अगर वो खाने में यूज किया जाए तो वो एक जहर की तरह जो है वो काम करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जीएम फसलें होती है वो क्या है कि वो जो है जो कीटाणु होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके प्रति क्या है उनका जो है प्रतिरोधात्मक क्षमता होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो है जीएम फसलों में होता है। तो जिन खेतों में मान लो यहाँ पे अगर दो आपका खेत है, एक में जो है क्या है कि आपका जीएम फसल लगा हुआ है और एक में आपका नॉर्मल लगा हुआ है, तो इसमें जो है वो आपका जो कीटाणु है, जो भी आपका जो है जैसे कि आपका टिड्डा वगैरह हो गया, तो जो भी कीटाणु है यहाँ पे जो है अटैक नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि वैसे फसल जो कि आपका जीएम मॉडिफाइड नहीं है वहाँ पे वो अटैक करेंगे और इनका नुकसान जो है वो ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि जो जीएम फसल होता है ये जो है इनके बीजों पे अधिकार जो है वो कंपनी का होता है, कंपनी का जो है इन पे अधिकार होता है। तो वैसे में ये जो बीज होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बीज होते हैं ये महंगे होते हैं, जिसके कारण जो किसान संगठन है और जो कार्यकर्ता हैं वो जो है इस बीज की खेती, बिक्री और खपत इन सभी के ऊपर जो है वो रोक लगाने की बात करते हैं। फिर और भी कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें कि इसे जो है सफल नहीं देखा गया, मतलब जो जीएम फसल है उसकी सफलता के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। जैसे अगर आप बात करोगे तो जो यूएसए, कनाडा, ब्राज़ील है यहाँ पे तो आपको जीएम फसल की खेती देखी जाएगी, लेकिन जो यूरोपीय कंट्री हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इन सभी में जो है जीएम फसल को बैन कर दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड में तो 2005 में ही जो है सभी जीएम फसलों पे रोक लगा दिया गया था। और अगर बात करें पड़ोसी देश चीन की तो वहाँ सिर्फ जो जीएम सोयाबीन है उसको जो है आयात की अनुमति दी गई है, बाकी को और जो है प्रतिबंधित किया हुआ है। वहीं अगर बात करें रूस में तो रूस में भी जो है जीएम फसलों का जो व्यावसायिक प्रतिबंध है वो यहाँ पे लागू है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इसे जो है बैन किया गया है। लेकिन भारत में जो है क्या है कि एक तो इसका जो नुकसान है वो सही ढंग से आकलित नहीं किया जाता, और कुछ अन्य कारणों के कारण जो है मतलब इसका जांच नहीं हो पाने के कारण ये प्रतिबंधित नहीं किया गया है। तो उसी के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है। फिर आगे वही चीज़ बोला गया कि इन फसलों से संशोधित जीन्स साधारण पौधों में आ सकते हैं, ठीक है, और फिर खतरनाक खरपतवार जो है वो पैदा हो जाएंगे। जैसे होता है ना कि पहले जो खरपतवार है वो जो है नॉर्मल जो खेत हैं उन्हीं में उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन जीएम फसल के बाद आने के बाद जो है वो अपने आप में खरपतवार अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेते हैं और फिर वो इस रूप में आ जाते हैं कि वो जो भी खरपतवार नाशी है उससे जो है वो समाप्त नहीं होंगे। तो वही बोला जा रहा है कि जो सामान्य खाद्य फसलों को भी नष्ट कर सकता है ऐसे खरपतवार। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो किसानों का यहाँ पे चिंता जाहिर किया गया। फिर अंत में वही बोला गया कि जो सरकार है उसे जो इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए और उसके बाद ही जो है इसे लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगले आर्टिकल को। अगला जो आर्टिकल है वो आपका चुनाव से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है।
ठीक, यहाँ पे क्या हुआ है कि आप अगर देखोगे तो चुनाव के टाइम में जो है, जैसे दिल्ली में क्या हुआ था, और फिर और भी कई जगह, दिल्ली, पंजाब, और फिर हर एक जगह लगभग हर एक सरकार क्या करती है कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त जो है बसें, ये सारी चीज़ें जो है कि हाँ सभी को मुफ्त जो है वो ट्रैवल करवाया जाएगा। तो ये सारा जो चीज़ किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बारे में गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव से पहले जो है ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसके ऊपर अभी और भी सारा जो है वो डिटेल आने बाकी है। बस यहाँ पे अभी ये है कि केंद्र सरकार को बोला गया कि एमपी, राजस्थान और में जो चुनाव होने वाले हैं उन सभी के ऊपर आप अपना रिपोर्ट दें, और ऐसा जो प्रयास किया जाए कि यहाँ पे जो लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं वो नहीं की जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया। फिर यहाँ पे बोला गया कि जनहित याचिका में दाखिल कर बताया गया कि जो मुफ्त में उधार देने की ये जो प्रथा है वो एक तरीके से जो है घूस देने की प्रथा के बराबर है। घूस जो है के रूप में ये दिया जा रहा है लोगों को वोट देने के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, और अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से इसके ऊपर रिपोर्ट मांगा गया। यहाँ पे मुद्दा क्या था वो समझ लेते हैं। बोला ये जा रहा है कि चुनाव के समय जो है कई सारे राज्यों की जो सरकारें हैं वो जो है क्या करता है कि जनहित के नाम पर कई जो समेकित निधि है वो उसका दुरुपयोग करके चुनाव में वादे कर देते हैं। जो मतदाता हैं उन्हें लुभाने के लिए जो पब्लिक फंड है उसका जो है इलॉजिकल तरीके से यूज करते हैं, और मुफ्त के उपहार जो है वो बांटने का प्रयास करते हैं। और बोला जा रहा है कि ये जो कार्य है ये आईपीसी की धारा 171 बी और 171 सी के तहत जो है एक तरीके से रिश्वत दिया जाता है जो मतदाता हैं उनको। तो इसी से रिलेटेड जो है एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी, और ये चीज़ जो रिलेटेड है उसी के बारे में बताया गया है। तो आपके लिए काम का चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि इन तरीके जो मुफ्त में चीज़ें बांटी जाती है उससे क्या होता है, जो पब्लिक फंड होता है, जो समेकित निधि है, जो जनता के टैक्स का पैसा है उसका जो है वो सही तरीके से यूज़ नहीं होता, वो लॉजिकल जो है यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो अभी के लिए क्या है कि आप इस चीज़ को जो है एज ए सुझाव दे सकते हो कि इसमें जो है सुधार करना चाहिए, और इस तरीके के जो लोक लुभावन वादे हैं उसे जो है रोकना चाहिए। वही बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, कि चुनाव से पहले सरकार द्वारा पैसे बांटने से ज़्यादा खराब ये चीज़ है कि करदाताओं का जो पैसा है वो मुफ्त में उपहार के रूप में दिए जाने की घोषणा कर दी जाती है, और इस के कारण क्या है कि जो बोझ है वो करदाताओं के ऊपर आता है। और इसी से रिलेटेड जवाब जो है कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार और जो चुनाव आयोग है उनको नोटिस जारी करके जो है उनसे जवाब मांगा है 4 सप्ताह के बाद। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और अपडेट आता है तो उससे कुछ हम लोग बाद में अपडेट कर लेंगे, बाद में जो है चर्चा करेंगे उस पर। फिर एक और आपका जो है न्यूज़ है वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपका कहाँ पे यूज होगा वो भी आपको बता देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर बात हो, न्यायालय से रिलेटेड बात हो कि न्यायालय में जो मतलब जो देरी हो रही है तो उसमें किस तरीके से सुधार लाया जाए, क्या कुछ किया जाए ताकि जो है जो एक तरीके का लोड है न्यायालय के ऊपर वो कम किया जाए। तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि सभी जो उच्च न्यायालय हैं उन्हें जो है हाइब्रिड मोड में चलाया जाए। ठीक है, इस चीज़ की घोषणा जो है क्या है कि ये पहले से ही भी लागू था, लेकिन अभी हाल में कुछ देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो हाई कोर्ट थे वो कोरोना के बाद जैसे जैसे कोविड ख़त्म हुआ है तो ये लोग हाइब्रिड मोड से जो है वो बाहर आके फिजिकल मोड में ही चला रहे हैं। तो हाइब्रिड मोड में क्या होता है कि आपका जो है कम समय में ज़्यादा मामले कम समय में जो है वो चीज़ें जो है उसका निपटारा हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो पहुंच है, हाइब्रिड मोड में जो पहुंच है किसका, तो वकीलों को और वादियों का वो जो है किया जाना चाहिए ताकि लोगों को समय पे जो है वो न्याय मिल सके। ये बात यहाँ पे की गई है, और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही 2-3 फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और किया गया था कि जो बधिर लोग हैं उनके लिए जो सांकेतिक भाषा द्विभाषी की नियुक्ति भी जो है अब की गई है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि महिला न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इन तीनों फैक्ट का जो है आप यूज कर सकते हैं
जो न्याय व्यवस्था है उसमें सुधार के रूप में कि सुप्रीम कोर्ट तो एक हाइब्रिड मॉडल को जो है वो बढ़ावा दे रही है, मतलब तकनीक को जो है वो बढ़ावा दे रही है। दूसरा कि सभी लोगों का ख्याल कर रही है और इसी के तहत जो बधिर लोग हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा के द्विभाषी की नियुक्ति की बात की है। और जो न्यायालय है वहाँ भी जो है महिला न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो एक शुभ संकेत के रूप में जो है माना जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अगला जो आर्टिकल है वो आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप इसका ही बता सकते हो कि टिकाऊ बने जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको और अच्छा से इम्प्रूव करने के लिए जो है हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी में जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक आपका जो है मददगार होता है। उसी में फिर बताया गया कि जो वैक्सीन है और दवाएं हैं इनकी उपलब्धता में तो ये सहायक होता ही है, साथ ही क्या है कि इनके वितरण के तरीके जो है उसके कारण क्या है कि ये पर्यावरण पे इम्पैक्ट भी कम देते हैं। और इसलिए जो दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र हैं, खासकर आपका जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया या फिर जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे इन चीज़ों को जो है वो पहुँचाया जा सकता है। दूसरा कि जो आपदा है, आपदा में क्या है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके जो है चिकित्सा संबंधित चीज़ों की आपूर्ति की जाती है। तो इस आर्टिकल में ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। आप इसका टेक्नोलॉजी के रूप में यूज बता सकते हैं कि चिकित्सा व्यवस्था में क्या यूज हो सकता है टेक्नोलॉजी का। ये आपका जो है जीएस पेपर 2 का जो पार्ट 3 होता है साइंस एंड टेक, वहाँ पे यूज आ जाएगा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि ये आपका जीएस पेपर 2 का जो है पार्ट 3 जो है जहाँ पे साइंस एंड टेक से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वहाँ पे ये आपका यूज आ जाएगा ड्रोन टेक्नोलॉजी का। अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो आपका बेरोजगारी की समस्या के बारे में बोला जा रहा है कि जो बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान जो है धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। इस आर्टिकल में मेनली 2 चीज़ों के बारे में आपको बताया गया। एक तो आपका योजनाओं के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है और उसके कारण जो है कितना रोजगार में वृद्धि हुआ है। तो आपको डेटा भी मिल जाएगा, रोजगार में जो वृद्धि हुआ है उस चीज़ का आपको डेटा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक और रिपोर्ट है, उसका भी डेटा बताया गया कि जो महिलाओं की संख्या है उसमें कितनी गिरावट आई है, मतलब कि जो महिलाओं में जो बेरोजगारी है उसमें कितनी गिरावट आई है और जो पुरुष बेरोजगारी है उसमें कितनी गिरावट आई है। तो वो 2 चीज़ें भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपका काम कहाँ पे आएगा, तो देखो आपका जो जीएस का पेपर 2 है, जीएस के पेपर 2 का सेक्शन 2 जो है आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, वहाँ पे रोजगार से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, रोजगार बेरोजगार से रिलेटेड। तो वहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हैं। देखते हैं इस आर्टिकल को। पहले तो यहाँ पे बताया हुआ है कि सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे प्रयास किए गए ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उसी कड़ी में पहला बताया गया कि 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया गया था और उसका उद्देश्य था कि देश के युवाओं को जो है सुरक्षित बेहतर आजीविका प्राप्त हो। ठीक है, इसके लिए क्या था कि जो इंडस्ट्री लेवल का जो स्किल है उसका प्रशिक्षण देने की बात की गई थी, प्रयास किया गया था। फिर 2016 में क्या हुआ कि स्टार्टअप इंडिया लाया गया। स्टार्टअप इंडिया लाया गया जिससे कि देश में उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए जो है फंडिंग देने की व्यवस्था की गई, मतलब उन्हें जो है लोन देने का की बात की गई ताकि उन्हें पहले किया गया स्किल देने की बात की गई, फिर उन्हें जो है वो इकोनॉमिकली रूप से जो है उसे सहायता करने की बात की गई। तो दोनों प्रयास किया जा रहा है, स्किल भी और इकोनॉमिकली सपोर्ट भी किया जा रहा है। फिर इसे और जो है तार्किक बनाने के लिए जो महिलाएं हैं और जो निचले वर्ग के हैं जैसे SC ST वर्ग के लोग हैं उनके लिए इसी के तहत जो है एक आपका स्टैंड अप योजना भी लाया गया, स्टैंड अप इंडिया योजना लाया गया और उसमें जो निचले तबके के लोग थे और महिलाएं थे उन्हें जो है प्रोत्साहित करने का काम किया गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो बैंक लोन की सुविधा और ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए जो है इन लोगों को एक बड़ी राशि देने की पेशकश की गई थी। इसके अलावा क्या है कि 2014 में भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन लाया गया और इसके तहत स्किल इंडिया की बात की गई। स्किल इंडिया को जो मिशन मोड में जो है वो बढ़ावा दिया गया और लोगों को जो है स्किल किया गया। इन्हीं सभी परिणामों के तहत क्या हुआ कि जो रोजगार है उसमें जो है वृद्धि देखी गई। फिर आगे रिपोर्ट बताया हुआ है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है उसके आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में जहां 61 लाख लोग जो है वो जुड़े थे, नए सदस्य के रूप में जुड़े थे,
वहीं अगर आप 2022-23 में देखो तो इनकी संख्या जो बढ़ के 139 लाख हो गई है, मतलब दुगने से भी अधिक जो है आपका 4 साल में हो गया जो रोजगार प्रद व्यक्ति हैं उनकी संख्या। तो आप इस डेटा का यूज जो है वो आराम से कहीं भी कर सकते हो। अगर रोजगार का कोई भी प्रश्न है तो वहाँ पे आप इसे जो है यूज कर सकते हो इस डेटा को। फिर आगे बताया जा रहा है कि जो युवाएं हैं, युवाओं में जो है ये चीज़ देखा जा रहा है कि उनमें जो है रोजगार उन्हें प्राप्त हो रहा है। फिर एक और रिपोर्ट है आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट सर्वे है, तो उसमें बताया गया कि जनवरी 2022 में भारत में जो बेरोजगारी की दर थी उसमें कमी देखी गई है। ठीक है, जो महिलाओं में बेरोजगारी की दर आपका जनवरी मार्च 2023 में देखा गया वो 9.2 था और उसके एक साल पहले आपका 10.1 था। फिर वही चीज़ जो आप पुरुष में देखोगी तो पुरुष में भी जो है वो आपका 6% बेरोजगारी था और पहले 7.7 था। देखो इतना सारा फैक्ट आप याद नहीं रख सकते, ठीक है, इतना सारा फैक्ट नहीं याद रख सकते, लेकिन आप अगर कम से कम रिपोर्ट का भी नाम याद रखोगे कि पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में महिला बेरोजगारी की दर है और पुरुष बेरोजगारी की दर है, शहरी पुरुष बेरोजगारी की दर है, उसमें कमी आई थी। आप इतना बता सकते हो कि 2022-23 में जो है पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कमी देखी गई। बस आप क्या करो कि इस रिपोर्ट का नाम याद रखो, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है महिलाओं में बेरोजगारी और शहरी पुरुष में बेरोजगारी की दर 2022-23 में, मतलब इस पीरियड में जो है जनवरी मार्च 2023 की तिमाही में कमी देखी गई। बस आप फैक्ट नहीं भी अगर डेटा दे रहे हो तो आप इस तरीके से भी लिख के आगे बढ़ सकते हो। उसी तरीके से यहाँ भी है कि अगर आप सिर्फ इसे याद रखो कि 2028-19 में कितना था, 61 लाख था और अभी आपका 22-23 में जो है दुगना से अधिक हो गया है। ठीक है, दुगने से अधिक भी आप लिख सकते हैं अगर आपको जो है एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है तो। अगर आप 139 लिखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो आप बस इतना लिखना कि 2018-19 में जितना लोग जुड़े थे, नए रोजगार मिला था, उसका दुगना जो है 2022-23 में लोगों को मिला। लेकिन आप पहला कोशिश करो और ये वाला कम से कम डेटा याद रखने का, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डेटा जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 का जो पार्ट 2 है वहाँ पे आप इसे जो है यूज कर सकते हैं रोजगार वाले प्रश्न में। अगला जो आर्टिकल है वो आपका नदी जोड़ो परियोजना से है। देखो नदी जोड़ो परियोजना के बारे में काफ़ी चीज़ जो है हमेशा आते रहता है कि नदी जोड़ो परियोजना के कारण जो है सभी नदियों में एक समान पानी रहेगा, बाढ़ नहीं आएगा, सब हमेशा जो है जलापूर्ति बना हुआ रहेगा। तो ये सारे जो है वो फैक्ट बताए जाते हैं। फिर एक उदाहरण दे दिया जाता है, ठीक है, कि नर्मदा ताप्ती को लिंक किया जाएगा, कोची मेची को लिंक किया जाएगा, उस टाइप की बातें की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको रिपोर्ट आया है उसमें जो है इसके निगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात की जा रही है। तो अगर आपको निगेटिव इम्पैक्ट लिखना होगा नदी जोड़ो परियोजना का तो वहाँ पे आप लिख सकते हो, या फिर आप सुझाव के रूप में भी इसे इंक्लूड कर सकते हो कि एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार जो है इन चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है, इसलिए जो है इनका जो है गहन अध्ययन करने के बाद ही इस पर फैसला करना चाहिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किन बातों के ऊपर बात की गई है, फोकस किया गया है। देखो बोला जा रहा है कि जब नदी जोड़ो परियोजना होती है तो उसके कारण क्या है कि आपका जो नमी का जो वितरण है, अध्ययन के अनुसार बोला जा रहा है कि भूमि और वायुमंडल के बीच जो परस्पर क्रियाएं हैं वो आपका बाधित कर सकती है। हवा में जो नमी की मात्रा है और हवा का जो पैटर्न है वो आपका प्रभावित होता है, जिसके चलते पूरे देश में जो बरसात का पैटर्न है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये बातें यहाँ पे की गई है और ये आपका जो मतलब रिपोर्ट दिया किसने है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे संगठन का रिपोर्ट है आपका। एक तो आईआईटी बॉम्बे है, उसके बाद भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संगठन, उसके द्वारा पुणे के द्वारा ये किया गया, और फिर ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब की जो यूनिवर्सिटी है वो भी जो है इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप बता सकते हो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा ये बोला गया है कि जो भारत नदी जोड़ो परियोजना है उसके कारण क्या है कि हवा में नमी की जो मात्रा है और हवा में पैटर्न जो है वो प्रभावित होता है, जिसके चलते जो है जो बारिश का पैटर्न है उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। फिर एक और आप
दे सकते हो नेचर कम्युनिकेशन के बारे में। उसमें भी बताया गया कि भारत की कुछ शुष्क क्षेत्रों में सितंबर के दौरान औसत वर्षा में जो 12% तक की कमी देखी जा सकती है, और ये भी बोला जा रहा है कि इसी का परिणाम हो सकता है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। फिर अंत में वही सारी चीज़ें बोली गई है कि अगर ऐसा करने के पहले जो है प्रॉपर उसका अध्ययन करना चाहिए, जितने भी पहलुओं हैं उन सभी पहलुओं के ऊपर जो अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही जो है ये चीज़ अपनाना चाहिए, जिसके कारण जो है आपका जल प्रबंधन का जो निर्णय, जल प्रबंधन जो है, जल चक्र जो है वो आपका जो सिस्टम है वो आपका ख़राब ना हो, और जो मौसम है वो जो है, जो बारिश का पैटर्न है वो प्रभावित ना हो। तो वो बातें यहाँ पे की गई है। तो आप इस एक जो रिसर्च है उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। देखते हैं अगले आर्टिकल को। अगला जो आर्टिकल है वो आपका बिहार के बिजली से है। देखो, ऊर्जा से रिलेटेड प्रश्न जो है वो आपका एग्जाम में आता रहता है, एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो उसी में जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि बिहार में जो ऊर्जा की कमी है, एक प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ऊर्जा की कमी है उसे जो है दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या है कि बिहार एक ऐसा राज्य बन चुका है जो 100% जो है वो विद्युतीकरण को पूरा कर लिया। उसका दावा जो है वो बिहार कर रहा है कि हम जो है 100% विद्युतीकरण को पूरा कर लिए हैं। तो ऐसे में ऊर्जा से रिलेटेड आपको जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में मेनली कहा क्या गया है। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि बिहार में जो है जो घरेलू बिजली उपभोक्ता है उसके मामले में बिहार जो है देश का तीसरे पायदान पे आ गया। मतलब देखो, दो तरीके के कंज्यूमर होते हैं। एक आपका जो कंज्यूमर हो गया इलेक्ट्रिक का, वो हो गया आपका इंडस्ट्री। ठीक है, एक आपका इंडस्ट्री हो गया, और दूसरा जो है आपका डोमेस्टिक हो गया, घरेलू हो गया। तो घरेलू में जो है वो उपभोक्ताओं की संख्या में जो बिहार है वो 3rd नंबर पे आ गया है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि बिहार बिजली के घरेलू उपयोग में देश का तीसरा राज्य बन गया है। और क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री की जो संख्या है वो आपका कम है। उसके बाद जो आबादी है वो ज़्यादातर आपका गांव में, ग्राम में निवास करती है, और उसके बाद जो खपत है वो भी जो है बढ़ जाता है। तो ये एक चीज़ है जिसके कारण जो घरेलू उपयोग है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। फिर यहाँ पे कुछ डेटा है, लेकिन वो उतना ज़्यादा काम का नहीं है। बस आप इन चीज़ों को याद रखना कि जो घरेलू उद्योग जो उपयोग है उसमें वृद्धि हुई है, और जो बिहार है वो 100% जो है विद्युतीकरण वाला राज्य बन गया है। अब आप इसको यूज कहाँ पे कर सकते हो, तो जो 7 निश्चय है, मैंने पिछले क्लास में भी बात किया था कि 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, आप इन दोनों को जो है वो अच्छे से याद रखो, और कोई भी जो टॉपिक है आप उसको जो है रिलेट करने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से वो 7 निश्चय के साथ रिलेट हो रहा है। तो ये भी जो चीज़ है वो आपका रिलेट होगा कि बिहार सरकार का क्या प्रयास रहा है बिजली की को जो है लोगों तक पहुंचाने में। तो उसमें बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया। मतलब उपभोक्ताओं को जो है वो उपलब्ध करवा रहा है 100% विद्युतीकरण करने वाला ये राज्य बन गया है। तो इस तरीके से आप 7 निश्चय के प्रश्नों को जो है उसके लिए ये आप कंटेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बताया हुआ है कि बिहार में जो मतलब ऊर्जा की जो आगे डिमांड है उसे पूरा करने के लिए और भी जो है वो नए बिजली घर बनाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे एक न्यूज़ है, बोला जा रहा है बिहार में एक और बिजली घर बनेगा, और यह बिजली घर जो है वो भागलपुर के पीरपैंती में नया कोयला बिजली घर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ बताई जा रही है, और ये आपका जो है वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होगा, उन्नत तकनीक पर आधारित होगा, और ये कितनी का होगा, तो 16 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। तो एक फैक्ट तो आपको यहाँ से मिल जा रहा है कि भागलपुर के पीरपैंती में 16 मेगावाट का आपका कोयला आधारित बिजली संयंत्र बन रहा है। और यहाँ पे क्यों बन रहा है, तो इसका कारण ये है कि जो आपका भागलपुर का पीरपैंती क्षेत्र है वो बंगाल से जो है इसकी निकटता है। वैसे में जो बंगाल का कोयला है उसका जो है आपूर्ति इसे जो है आराम से हो सकता है, और वो इसका यूज कर सकता है। ठीक, और ये जो है चूँकि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे बेस है, तो वैसे में प्रदूषण की जो संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पे कम होगा।
फिर साथ में ये भी बताया गया कि जो कजरा है, कजरा में 150 मेगावाट का सोलर पावर जो है वो लगाया जाएगा, और फिर पैती में जो है वो 50 मेगावाट का सोलर पावर भी लगाया जाएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है। तो देखो ये दो जो फैक्ट है सोलर पावर वाला, ये बिहार सरकार का जो है नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में जो योगदान है वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सी दो जगह पे लगाया जा रहा है सोलर प्लांट। तो एक आपका कजरा में 150 मेगावाट का, दूसरा जो है भागलपुर के पिरपैती में 50 मेगावाट का। देखो पिरपैती में क्या है कि 16 मेगावाट के अलावा जो है आपका ये लगाया गया है सोलर पावर प्लांट, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो आप ये इन सारे फैक्ट को याद रखिएगा। और एक जो बड़ा फैक्ट ये है बिहार की मौजूदा बिजली घर, आप इस से भी जो है वो ध्यान में रख सकते हैं, और अगर कहीं पे आपको आए तो आप उसमें जो है इसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जो बिहार के मैप में भी जो है इसे जो है डिनोट करने का प्रयास कर सकते हैं। वहाँ भी आप बता सकते हैं बिहार में बिजली की उपलब्धता और बिहार में जो बिजली संयंत्र है उसके बारे में, कहाँ कहाँ पे कौन सा है। ठीक है, तो उस तरीके से भी जो इस डेटा को आप यूज कर सकते हैं। देखते हैं अगले आर्टिकल को, आगे क्या बताया गया है। अगला जो है वो आपका इजराइल और फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया हुआ है कि क्यों हो रहा है और क्या इसके कारण है, उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इस आर्टिकल में मेनली जो है वो फिलिस्तीन के दो क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा है। एक हिस्सा वो जो गाजा पट्टी का है जहाँ पे आपका हमास है, और दूसरा कि आपका वेस्ट बैंक जहाँ PLO है। ठीक है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस आर्टिकल में यही बोलने का प्रयास किया गया है कि अभी हाल ही में आप को मालूम होगा कि हमास के द्वारा इजराइल पे अटैक किया गया। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फिलिस्तीन है वो दो भागों में बट गया है। एक आपका जो वेस्ट बैंक है जहाँ PLO अर्थात फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो, और दूसरा की सरकार है, और दूसरा जहाँ पे गाजा पट्टी जहाँ पे हमास का कब्जा है। अब आप ये समझो कि एक आपका फिलिस्तीन है जो आपका दो भाग में बटा हुआ है, एक आपका गाजा पट्टी का क्षेत्र और दूसरा जो है आपका वेस्ट बैंक का क्षेत्र। ठीक, और इजराइल जो है, इजराइल का क्या है कि अब ये इस पे जो अटैक किया है वो गाजा पट्टी के थ्रू जो है इस पे अटैक किया गया, और इसलिए अगर आप भारत का देखोगे या फिर बाकी देशों का देखोगे तो बोला जा रहा है कि इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, ना कि फिलिस्तीन के द्वारा हमला किया गया है। आप न्यूज़पेपर में फिलिस्तीन का नाम कम देखोगे और आपको जो है हमास का नाम ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गाजा पट्टी का क्षेत्र है उसके ऊपर हमास जो है एक जो आतंकवादी संगठन है उसका वहाँ पे कब्जा है। हमास एक देखो इस लाइन को भी याद रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमास एक घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है, और इसके कारण क्या है कि हर एक देश अभी खुल के जो है वो इजराइल की सपोर्ट में आ रहा है और वो हमास की निंदा कर रहा है। भारत के लिए भी आसानी ये हो गया कि वो हमास की निंदा कर रहा है, ना कि फिलिस्तीन की। अब ठीक है, तो इसलिए भारत खुल के जो है वो आपका इजराइल के सपोर्ट में बोल रहा है। अगर हमास की बात करें तो हमास को जो है वो ईरान का समर्थन प्राप्त है, और ये जो है मतलब ईरान क्या है कि इजराइल के साथ उसकी बनती नहीं है, तो वैसे में ईरान समर्थन दे रहा है हमास को। फिर आगे बोला जा रहा है कि वेस्ट बैंक फिलिस्तीन पर शासन कर रहा है, और एक तरीके से वो क्या है कि सेकुलर है। ठीक है, वो जो है सेकुलर है, और जो हमास है वो सांप्रदायिक रूप से कट्टर संगठन है जो कि इस्लामिक जो ब्रदरहुड है उस पर वो आधारित है। ठीक है, और उसी को देखते हुए बाकी के जो कंट्री हैं वो खुल के जो है फिलिस्तीन के साथ अभी साथ नहीं दे पा रहा है। आप आगे यहाँ पे देखोगे कि बोला जा रहा है कि हमास ये प्रूफ करना चाह रहा है कि जो हमास ग्रुप है वही जो है केवल फिलिस्तीनियों के लिए लड़ रहा है, और जो आपका एक और जो ग्रुप है जो यहाँ पे आपका वेस्ट बैंक में ग्रुप है वो जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो अच्छे से ढंग से जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है PLO वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है। ये जो है हमास के द्वारा यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है कि क्या बाकी के जो देश है, गल्फ कंट्री के देश हैं, वो क्या ईरान के समर्थन में आएंगे या फिर इजराइल के अगेंस्ट काम करेंगे। तो बोला जा रहा है कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब क्या है कि वो भी जो है फिलिस्तीनियों
को लड़ने का अधिकार वो उनका सपोर्ट करती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमास को नहीं चाहती कि हमास जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो इसलिए वो खुल के जो है वो हमास के सपोर्ट में नहीं आएगी। दूसरा, मिस्र भी जो है वो खुल के आपका हमास का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमास क्या है, वो एक इस्लामिक ब्रदरहुड पार्टी, मतलब एक आतंकवादी संगठन जो है उससे इस्लामिक ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका मिस्र भी इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। फिर आगे बताया जा रहा है कि क्या इसका परिणाम जो है, मतलब किस प्रकार का परिणाम देखा जाएगा, क्या बाकी के देश जो है वो 2 ध्रुवों में बढ़ जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है, ये आपका जो मुद्दा है वो रूस यूक्रेन जैसा नहीं है। यहाँ पे जो फिलिस्तीन के लिए जो भी लोग हैं, जो अरब देश है, वो फिलिस्तीन के मुद्दे पे यहाँ पे लड़ाई नहीं शुरू करेंगे। और इसके कई सारे मायने बोला जा रहा है कि अभी आपने सुना होगा I2U2 जो है वो जो संगठन है, इंडिया, इजराइल, USA और UAE, तो इन सभी जो है एक ग्रुप बना रहा है। इसके अलावा जो है फिर भारत यूरोपियन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो उन सब के कारण क्या है कि इजराइल का संबंध जो है वो सऊदी अरब से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। सऊदी अरब के साथ जो है उसके जो संबंध थे उसमें वृद्धि हो रही थी। तो एक तरीके से बोला जा रहा है कि ये जो अटैक है वो जो है आपका ये जो संबंध बढ़ रहे थे इजराइल का, उसको रोकने के लिए भी किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है मेन पॉइंट बताया गया। और मेन आपको जो समझने में आसानी होगा वो होगा कि आखिर हमास जो अटैक किया है उसको लेके जो है भारत पूरा सपोर्ट क्यों कर रहा है, आखिर इजराइल का पूरे सपोर्ट में क्यों आ गया है। ये आपको उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं आगे नहीं है, इतना ही आर्टिकल जो है आज के लिए था। और उम्मीद है कि ये सारे आर्टिकल जो है आपको समझ में आ गए होंगे, काफ़ी कुछ आपको जो है यहाँ पे जानने को मिला होगा। और जो मेन पर्पस था कि करंट आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट है वो बताने का, वो भी जो है उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पेपर आखिर क्यों ज़रूरी है। देखो, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप अगर पेपर को फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको जो है परेशानी, इसलिए पेपर को जो है हर हाल में फॉलो करना है और पेपर को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप जो है प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। और नहीं तो आप देखोगे एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका प्री हो या फिर मेंस हो, उन दोनों में आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पेपर से रह रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप पेपर को ध्यान से पढ़ें और पेपर की चीज़ों को जो है, मतलब जो करंट है उसे जो है अपने मेंस के अकॉर्डिंग नोट करने का प्रयास करें, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। फिर आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप इस प्रश्न को जो है लिखने का प्रयास कीजिएगा। बिहार के स्टार्टअप पॉलिसी के ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप इसे लिखने का प्रयास कीजिएगा और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें आप भेज दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल आप जो लिंक है, चैनल का लिंक, वो आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। जहाँ भी आपको हेल्प का नीड होगा वहाँ पे आपको स्टडी सेंटर के द्वारा हेल्प प्रोवाइड करवाया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।